नमस्कार, आदाब। रेडमैक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको पता ही है कि कई महीनों से बंद था, फिर उसे खोला गया और अभी पिछले 10 दिनों से वापस से बंद हो गया है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद जो एक अल्टरनेटिव रास्ता पर्शियन गल्फ के सुन्नी ममालिकों ने निकाला था, उन सुन्नी ममालिक को अब वापस से लेने के देने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो जो अल्टरनेट रास्ता था जो लाल सागर से, रेड सी से होकर गुजरता था, उसके एक चोकिंग पॉइंट बाब-अल मंदब को सऊदी अरब के जहाज़ों के लिए अंसार अल्लाह ने बंद कर दिया है, ब्लॉकेड कर दिया है। ये तो न्यूज़ कल भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये भाई ब्लॉकेड का अनाउंसमेंट हो गई है। लेकिन कल से लेके आज तक में जो चीज़ें हुई वो ये कि करीब करीब 6 ऐसे जहाज़ जो सऊदी अरब से तेल लेके मुख्तलिफ डेस्टिनेशंस पे जा रहे थे, जिसमें से 2 शिप चाइना जा रहा था, 2 शिप पाकिस्तान जा रहा था और 2 शिप इंडिया आ रहा था, उन 6 शिप्स को वहाँ से वापस लौटना पड़ रहा है। वो वापस लौट के सऊदी पोर्ट्स की तरफ चले गए हैं। उनको बाब-अल मंदब से निकलने का रास्ता अंसार अल्लाह ने नहीं दिया है, यानी उनको वार्निंग दी गई थी कि आप लौटें वरना आप पे हमला किया जाएगा। क्या ये मामला, पहले तो देखें, आयरनी ये है कि आधी कहानी तो इस नाम में ही छुपी हुई है। बाब-अल मंदब, अरबी ज़बान में बाब का मतलब दरवाज़ा होता है और मंदब का मतलब होता है जो ज़ारो कतार रोना जो कहते हैं, लेमेंटेशन कहते हैं, आंसू। तो बाब-अल मंदब, आंसुओं का दरवाज़ा, यानी अब इस दरवाज़े को बंद करके सऊदी अरब के आँख से आंसू निकलवा रहा है अंसार अल्लाह या हूतीज़, जिसको आप लोग कहते हैं। मामला क्या है? मामला ये है, आपको सबको पता ही है कि यमन में कंटेस्टिंग गवर्नमेंट है। एक गवर्नमेंट है जिसको सऊदी अरब तस्लीम करता है, वेस्टर्न वर्ल्ड तस्लीम करती है, वही यूएन में भी बैठता है। और एक गवर्नमेंट है जिसके अंदर में सना, जो वहाँ का यानी दारुल हुकूमत है, कैपिटल है, वो उसके अंदर आता है। और तमाम एरियाज़ जो वेस्टर्न यमन के हैं, या उसको आप साउदर्न कह लें, वो भी उसमें आते हैं। और वो अंसार अल्लाह की हुकूमत है, जिसमें जो सबसे बड़ी ग्रुप है वो हूतीज़ की है। इस ग्रुप के ऊपर में जो अल्टरनेटिव ग्रुप है जो सऊदी और वेस्टर्न सपोर्ट से चल रही है, उसने तकरीबन 10 साल से ऊपर से एक ब्लॉकेड लगा रखा है। उसके यानी कोई शिप्स नहीं आ जा सकती, कोई प्लेन आ जा नहीं सकता। जब अभी आयतुल्लाह खामनी के उसमें अंत्येष्टि में एक प्लेन जो है उससे भर के वहाँ से गए थे ऑफिशियल्स ईरान, उसको रोकने की पहले कोशिश हुई, हालांकि उसको नहीं रोका गया। जब वापसी में वही प्लेन आ रहा था तो फिर उसके बाद उसको फिर से रोकने की कोशिश हुई और सना एयरपोर्ट पे हवाई हमले करके उसके यानी जो लैंडिंग स्ट्रिप है उसको डिस्ट्रॉय किया गया। हालांकि वो प्लेन फिर भी लैंड कर गया। बट उसके बाद यमन ने कहा, यानी अंसार अल्लाह ने यह कहा कि इनफ इज़ इनफ। सऊदी अरब के जो बयान हैं या उसके जो कारकर्दगी है, उससे ऐसा नहीं लगता कि वो पीस के लिए सीरियस है। और अब जो है आँख के बदले आँख, आई एन आई फॉर एन आई वाली टैक्टिक अपना के अगर सऊदी अरब अपने ब्लॉकेड को हम पे से नहीं हटाता है तो हम उस पर काउंटर ब्लॉकेड डाल रहे हैं उनके शिप्स पे। और ये चीज़ वहाँ पे शुरू हो गई है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? अभी आप कहेंगे कि भाई इतने सालों में क्यों नहीं अंसार अल्लाह कर रहा था? इतने सालों में अंसार अल्लाह इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि सऊदी अरब का अगर आप उसके पूरे मैप को देखें तो वो इधर रेड सी से लेके दूसरी तरफ जो गल्फ़ है, पर्शियन गल्फ़ है, वहाँ तक वो फैला हुआ है। तो जाहिर है कि आप एक तरफ ब्लॉकेड करते तो वो दूसरी तरफ से तेल भेज सकता था। लेकिन हुआ यूँ कि जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड लगा है तब से सऊदी अरब, आप मैप में आप देख सकते हैं, सबसे सऊदी अरब ने कोशिश की है कि वो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के थ्रू जो वेस्टर्न यानी ईस्टर्न जो एरियाज़ थे जहाँ से एक्सपोर्ट होता था, खासकर अबकाइक करके जो एक उनका पोर्ट है, वो अबकाइक के पास से चूँकि अब वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो उन्होंने अल्टरनेट रास्ता ये ढूंढा था कि ये जो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है उसके थ्रू वो यानबू में भेजते थे तेल और यानबू पोर्ट से वो फिर रेड सी से वो तेल निकलता था। लेकिन चूंकि अभी ऐसी स्थिति आ गई है कि उधर ब्लॉकेड ऑलरेडी लगा दिया गया है तो इस तरफ का ब्लॉकेड भी उसके साथ इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि अब सडनली सऊदी अरब के पास न इधर से रास्ता है न उधर से रास्ता है। टेक्निकली स्पीकिंग उसके पास रास्ता ये ज़रूर है कि वो ऊपर से
यानी इजिप्ट के पास से आगे निकल जाए, लेकिन जो उसके जो क्लाइंट एशिया में हैं उनके लिए वो बिल्कुल ही यानी वो एक इम्पॉसिबल सी बात हो जाएगी कि आप पहले सऊदी से निकलें या फिर पूरा घूम के फिर बाहर निकलें उधर से सुएज़ कनाल से, और फिर उसके बाद पूरा अफ्रीका घूम के नीचे वापस आके फिर आप इंडिया, चाइना, पाकिस्तान जाएं। इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो जाहिर है कि इससे एग्जिस्टिंग प्रेशर जो है वो और बढ़ गया है। दरमियान में डिप्लोमेसी की भी कोशिश हो रही है। जब सना एयरपोर्ट पे हमला हुआ तो सऊदी अरब ने तो अव्वल पहले मुकर गया, बोला कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। जब अंसार अल्लाह ने ये कहा कि हम तुम्हारे एयरपोर्ट्स जो हैं उसको टारगेट करेंगे और भी तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे, तो सऊदी अरब ने कोशिश की, कतर और ओमान के मध्यस्थता की, उनके थ्रू उन्होंने मैसेज वगैरह भिजवाए, लेकिन अंसार अल्लाह ने कहा कि भाई इनफ इज़ इनफ, अब हमारे जो यानी पेशेंस जो है वो हमारा रन आउट कर गया है और जाहिर है कि हम अब काउंटर इसमें एक्शन लेंगे। और उस काउंटर एक्शन के अंदर में एक एयरपोर्ट जो है सऊदी अरब का उसको भी निशाना बनाया गया, और साथ ही साथ अब ये सऊदी शिप्स के लिए यहाँ पे ब्लॉकेड, याद रखें ये पूरे सारे शिप्स के लिए ये ब्लॉकेड नहीं है, फिलवक्त ये सऊदी अरब के शिप्स के लिए ब्लॉकेड है। ये जानबूझ के किया गया है कि ये अमेरिका को ये मौका ना दिया जाए कि वो अंसार अल्लाह पे हमला करे, लेकिन वो एक सिचुएशन इस तरह से क्रिएट कर रहे हैं कि वो स्कार्सिटी जो तेल की होगी वो सब के लिए होगी, और फिर अमेरिका के पास अब ये ऑप्शन है कि या तो वो इस ब्लॉकेड को माने या वो इसको तोड़ने की कोशिश करे और हमला करे, और फिर उसके साथ वही होगा जो पिछली बार जब अमेरिका ने हमला किया था तो आपने देखा था कि कितने बड़ी तादाद में उनके MQ-9 जो ड्रोन्स हैं और तमाम इनफैक्ट प्लेन्स वगैरह को भी मार के गिराया गया था, जिसको बाद में अमेरिका ने कहा कि नहीं वो एक्सीडेंट हुआ था, वो उन्होंने मार के नहीं गिराया था, लेकिन हम सबको पता है कि वहाँ पर हुआ क्या था। तो अब वो सिचुएशन वापस वहाँ पर आने वाली है। अच्छा, ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आप ग्लोबल जो ऑयल का जो अभी भंडारण है, यानी जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व में जो ऑयल रखे हुए हैं उसके नंबर्स को देखेंगे तो आपको सिचुएशन और बड़ी उसमें आपको क्लैरिटी नज़र आएगी। अव्वल तो जब ये 28 फरवरी को जब ये जंग शुरू हुई उससे जस्ट पहले तक जो IEA के जो कंट्री थे, इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन के जो भी ममालिक हैं, उनके पास टोटल जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व में तेल था वो 1.8 बिलियन बैरल रखा हुआ था, जिसमें से तकरीबन 400 मिलियन बैरल वो ऑलरेडी उसको बाहर निकाल चुके हैं तेल को। अमेरिका के अपने रिज़र्व में 420 मिलियन बैरल तेल रखा हुआ था, जो ऑलरेडी तकरीबन 100 कुछ मिलियन बैरल निकल के 314 मिलियन बैरल पे पहुंच चुका है। अब आप कहेंगे कि 314 मिलियन बैरल तो बहुत है। देखें, 314 मिलियन बैरल जो अभी अमेरिका के पास बची हुई है वो 1983 के बाद सबसे कम अमाउंट में तेल रखा हुआ है। याद रखें, अमेरिका की जो अपनी कंजम्पशन है, जो इंटरनल कंजम्पशन है, तकरीबन 20 मिलियन बैरल की है पर डे। उस लिहाज से देखें तो अमेरिका के पास 16 दिन के तेल बचते हैं। हालांकि सिर्फ 16 दिन के तेल नहीं बचे हुए हैं, इसके ज़्यादा भी तेल बचा हुआ है क्योंकि और भी दूसरे रिजर्व्स हैं, और ऐसा हुआ नहीं है कि तेल ज़ीरो हो गया है। लेकिन फिर भी आप मान के चलें कि अगर बैक ऑफ द नैपकिन कैलकुलेशन करेंगे तो तकरीबन वो आपको महीने भर से मैक्सिमम वो तेल बचा रहेगा। और याद रखें, हमने एक वीडियो में आपको समझाया भी था कि तेल 320 मिलियन बैरल का मतलब ये नहीं होता कि आप 320 मिलियन बैरल जो एक्सट्रैक्ट कर सकें। हर जगह तेल के नीचे निचला हिस्सा जो होता है उसके नीचे गाद जो है वो जम जाता है, और उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक अलग से प्रोसेस करनी पड़ती है जो ज़्यादा कॉस्टली होती है, ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है। और जब देखें जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, जाहिर है कि उसके तरफ से तो तेल नहीं आ रहा है। अब जब ये सऊदी अरब वाला तेल भी बंद हो जाएगा तो फिर इसको लेके स्पॉट बाइंग की भी मारामारी होने लगेगी, और सऊदी अरब के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो किस रास्ते से उसको एक्सपोर्ट करे। तकरीबन 12% तेल जो है वो इस रास्ते से निकलता है, जिसमें सऊदी अरब का ही हिस्सा तकरीबन 7% का है। तो ये बंद होने से 7%, ऑलरेडी 20% तेल जो है मार्केट से वो गायब था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेके। उसमें से कुछ अमाउंट सऊदी अरब यनबू पोर्ट से निकाल रहा था, उसमें से कुछ तेल ऐसे भी थे जो
यूएई यम्बू पोर्ट के थ्रू भिजवा रहा था, कुछ तेल ऐसा था जो फुजैरा से निकल रहा था। अब इन सब पे लगातार जो है फुजैरा पे हमला हुआ और इधर यम्बू को ब्लॉकेड कर दिया गया है। तो यानी ओवरऑल आप मान के चलें तकरीबन 20 और 27% दुनिया का तेल जो है वो वापस से बंद हो गया है। तो इसको लेके जाहिर है कि एक पैनिक सी दोनों जगह सऊदी अरब में और अमेरिका में भी क्रिएट हो रही है। अमेरिका में इसके असरात जो हैं वो दूसरे महीनों में भी दिखने लगे हैं। अव्वल तो ये कि जो डोनाल्ड ट्रंप के बड़े ख़ास जो लोग थे जो अब तक वॉर का सपोर्ट कर रहे थे, अब उनमें भी एक पैनिक क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। तमाम लोग जो बयान दे रहे, अच्छा याद रखें मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो डोनाल्ड ट्रंप के पुराने दोस्त हैं, यानी मैं टकर कार्लसन और थॉमस मैसी और मार्जोरी टेलर ग्रीन और कैडांस ओवेंस, में इनकी बात नहीं कर रहा हूं। ये लोग तो जो हैं वो हैं ही, और इनका फ्रैक्चर जो है वो ट्रंप के मागा बेस के साथ ऑलरेडी हो चुका है, या रादर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हो चुका है। लेकिन इन लोगों के जाने के बाद जिन लोगों की संगत ली थी डोनाल्ड ट्रंप ने, जिनके प्रोग्राम्स को देखते थे और एक मेक बिलीफ वर्ल्ड, एक बबल में जीते थे, अब वो भी इसका विरोध करने लगे हैं। फॉक्स न्यूज़, ट्रंप का फेवरेट चैनल, वहाँ का गोदी मीडिया, उसमें अगर आप देखें तो दो नाम बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो जो मॉर्निंग बुलेटिन की उनकी सबसे मशहूर एंकर हैं लॉरा इनग्राहम जो हैं वो विरोध कर रही हैं। वो कह रही हैं कि अब ये बंद होना चाहिए और इसका कोई औचित्य नहीं, यानी जो वॉर है ईरान के अगेंस्ट में। और उसके जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं सबसे बड़े, जिनका नाम है ब्रिट ह्यूम भी इसका विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये दो लोग सिर्फ कल रात से लेकर आज सुबह तक में इन लोगों ने अलग अलग प्रोग्राम्स में वॉर का विरोध किया और कहा इसको बंद होना चाहिए। बात सिर्फ वहीं तक नहीं है, जो कांग्रेस में मेजॉरिटी लीडर हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो मेजॉरिटी लीडर हैं रिपब्लिकन पार्टी के, वो भी अब इसके विरोध में आते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने भी इसका विरोध किया है और ये कहा है कि माइक जॉनसन जो स्पीकर हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम डोनाल्ड ट्रंप का साथ तो दे रहे हैं वॉर में, लेकिन अब इस वॉर से जल्दी ही हमें निकलना चाहिए। जो एग्जैक्ट लाइन था वो ये कह रहे हैं कि इट शुड बी द वॉर नीड्स टू बी रैप्ड अप रैदर क्विकली, यानी ही शुड रैप इट अप रैदर क्विकली, यानी वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। इसके पीछे कई वजूहात हैं। एक तो जो मैं बार बार आपको कहता हूं कि मिड टर्म नज़दीक आता जा रहा है, उसमें रिपब्लिकन पार्टी के चांसेस जो हैं वो डिमिनिश होते जा रहे हैं। लेकिन दूसरा एक मामला ये है कि बहुत बड़ी तादाद में जो डिफेंस बजट था वो फूंक दिया है अमेरिका ने इस वॉर के ऊपर में। जो सीनेट एप्रोप्रिएशन कमेटी थी, उनके बाद उसके सामने जो जाके पीट हेग्सेथ ने बयान दिया था, और भी जो लोग मिनिस्ट्री के थे पेंटागन के, उसमें उन्होंने कहा कि 30 बिलियन का खर्चा हुआ है, लेकिन ये आंकड़े जो हैं वो सही नहीं हैं। टोटल जो खर्चा अभी तक हुआ, और ये मैं अभी जो पिछले फिर 10 दिनों से हो रहा है उसको मैं इसमें नहीं काउंट कर रहा हूँ, तमाम लॉसेस वगैरह को काउंट कर लेंगे तो $80 बिलियन से ऊपर का खर्चा हो चुका था इन 10 दिनों से पहले। अब इस 10 दिन में जो नुकसान हुए हैं वो मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ, वो भी तकरीबन $1 बिलियन से ऊपर के ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जाहिर है कि जो बजट ईयर एंड तक होनी थी वो कह रहे हैं कि अब सितंबर महीने में भी ख़त्म हो जाएगी। तो जाहिर है एक्स्ट्रा पैसा पेंटागन जो है डिमांड कर रहा है। अब मसला ये है कि उसने तकरीबन $67 बिलियन मांगे हैं, लेकिन $67 बिलियन जो वो कांग्रेस के थ्रू पास होगा, और कांग्रेस कल रिसेस पे जा रही है 1 महीने के लिए, यानी कल तक में अगर उन्होंने पास नहीं किया तो फिर 1 महीने के लिए बड़ी मुश्किल पेश आ जाएगी अमेरिका को कि इसको कैसे एफर्ट को सस्टेन करे। फिल वक्त अमेरिका ये कर रहा है कि जो दूसरी चीज़ें हैं, यानी जो दूसरे मद में जहाँ पे पैसे लगे हुए हैं पेंटागन के, और भी मद है ना, ट्रेनिंग होती है, वेपनरी, नया वेपन खरीदना होता है, उस मद से पैसा जो है वो इस तरफ उसको ट्रांसफ़र कर रहा है। लेकिन वो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है,
और वो भी तब संभव है जब ये यानी एक जो एडिशनल बिल है वो पास हो जाए हाउस और सीनेट दोनों में, जहां पर काफ़ी बड़ी मुश्किल पेश आ रही है, जिसमें पूरी की पूरी डेमोक्रेट पार्टी चूंकि इस वॉर का विरोध कर रही है तो वो उसके अगेंस्ट वोट करने पे लगे हुए हैं, एक वो जो यहूदी जो है फेटरमैन उसको छोड़ के। बट अगर उसमें ये होता है कि 3-4 भी लीडर अगर पलट जाते हैं रिपब्लिकन पार्टी के तो वो भी पास नहीं होगा। नहीं, एक मुश्किल की पूरी ये है। अब ये इसलिए हो रहा है कि एक और आंकड़ा जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है वो ये है कि अमेरिका का जो डेट है टोटल वो उसके जीडीपी का 100% पे पहुंच चुका है, और द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये अभी तक का हाईएस्ट सीलिंग है, हाईएस्ट जगह पे पहुंच चुका है। जाहिर है कि कोई भी रिपब्लिकन पार्टी के जो बाकी लोग हैं वो ये नहीं चाहते कि ये नंबर और बढ़े और उनके गले में वो एल्बेट्रस लटक जाए कि उनके वॉच पे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में अमेरिका का डेट उसके जीडीपी का 100% क्रॉस कर गया। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इस वॉर को शेप कर रही हैं। अभी वॉर चलता रहेगा, अभी देखते हैं अगले इस जो 2-3 दिन है उसमें क्या होता है, फिर ओवर द वीकेंड क्या रहता है। जो कुछ भी होगा आपके पास हम अपडेट लेके आते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।